आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। आप आज के युग में देखते हैं, आज की एज में देखते हैं कि प्लेयर्स अपने परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए नए नए बायोमैकेनिकल जो टेक्निक्स हैं उनका बायोमैकेनिक्स का यूज करता है और कुछ हद तक वो उनमें सक्सेस भी होता है। अपने परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए वो बायोमैकेनिक्स और स्किल्स टेक्निक का यूज करता है और कुछ हद तक वो उसमें सक्सेस हो जाता है। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उस पर कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल उन चीजों का प्रेशर बनना चालू हो जाता है जिनमें वो हमेशा लगा रहता है। कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल चीजें उसके माइंड में आने लगती है, कुछ चीजें उसके दिमाग में आने लगती है। तो उस समय उसको एक साइकोलॉजिकल ऐसे पर्सन की जरूरत होती है जो साइकोलॉजी को जानता हो। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो व्हाट इज द साइकोलॉजी। पहले अगर मैं साइकोलॉजी को बात करूं तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि साइकोलॉजी क्या है, व्हाट इज द साइकोलॉजी। हम उसके बाद आगे चलेंगे। तो जैसे 11th में भी आपने पढ़ा होगा कि साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स, वहां भी एक चैप्टर था, तो टीचर ने आपको जरूर बताया होगा कि व्हाट इज द साइकोलॉजी, व्हाट इज द साइकोलॉजी और व्हाट्स द नीड ऑफ इट इन स्पोर्ट्स। देखिए, हम तो जनरली क्या कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमें कोई डिसेबिलिटीज नहीं है, हमें कोई डिसऑर्डर नहीं है, हम फिजिकल फिट हैं, डिसऑर्डर नहीं है, हमने खेलना चालू कर दिया और हम हमेशा दूसरी या तीसरी रैंक ला रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, पर कुछ समय बाद आपने देखा होगा कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो एकदम टॉप पे जाते हैं और कुछ देर बाद वो धीरे धीरे डाउन चले जाते हैं और कहीं फिर खो जाते हैं, वो कभी रेस में शामिल नहीं आ पाते। जैसे मैं बात करूं उसेन बोल्ट की, तो उसको आप देख सकते हैं वो इतना अच्छा साइकिस्ट था, अपने आप को इतना अच्छा मेंटेन करके रखा उसने कि अपना पूरा कैरियर उसने नंबर 1 पे, शुरुआत में कुछ मैच हारा और उसके बाद उसने जब रेसें जीतनी चालू करी तो आज तक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया जो अभी तक अनब्रोकन है। मोहम्मद फरा 5000 किलोमीटर का रेसर, पूरे जिंदगी जीता, वो पूरी लाइफ जीता। सेम केस विद द उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट हमेशा फर्स्ट आता था, अपनी लास्ट रेस में वो थर्ड आया। मोहम्मद फरा कुछ दूरी चलने के बाद उसकी मसल्स में प्रॉब्लम्स आ गई और ही कुड नॉट फाइंड डिड नॉट क्वालिफाई देयर रेस। क्वालिफाई भी नहीं कर पाया वो अपनी रेस को करने के लिए, फिनिश भी नहीं कर पाया, इंजरीज हो गई लास्ट रेस में। तो ऐसा क्या हुआ था? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि हम जब अपना साइकोलॉजिकल प्रेशर अपने बॉडी पे डाल देते हैं तब ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले पूछ रहा था व्हाट इज द साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या है? इन अ सिंपल वर्ड वी कैन से स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर को रीड करता है, उसका अध्ययन करता है, उसकी स्टडी करता है। सबसे पहले अरस्तु हुए, उन्होंने बोला साइकोलॉजी क्या है? चेतना का वर्ड है, चेतना जैसी कोई चीज देखते ही नहीं है। जब हम देखिए, साइंस का एक रूल कहता है, साइंस एक नियम बताता है कि हम जिस चीज पे प्रैक्टिकली कर सकते हैं, प्रैक्टिकली जिस चीज को जानते हैं वो ही ठीक है, अदरवाइज कुछ ऐसा नहीं होता। जैसे सोल, हम आत्मा की बात करते हैं, जब योगा में हम आत्मा की बात करते हैं तो उन्होंने प्रैक्टिकली तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, बट जब उसको कहा कि ये सोल का विषय है, आत्मा परमात्मा में अटैचमेंट है, तो उसको मानने को, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली चीजों को मानते हैं। उन्होंने देखा कि आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो उन्होंने सोचा चेतना ऐसी कोई चीज है ही नहीं, फिर बहुत सारी इसको दी गई। फिर लास्ट में वुडवर्थ ने कहा इसको व्हाट इज द साइकोलॉजी, ही टोल्ड अस, उन्होंने बताया वुडवर्थ ने कि व्हाट इज द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो आदमी का बिहेव होता है, वो किस तरह का बिहेव कर रहा है, बिहेवियर है उसका, उसकी स्टडी करना, उसकी स्टडी करना, वो आपकी साइकोलॉजी कहलाती है। आपके बिहेवियर की स्टडी करना वो साइकोलॉजी कहलाती है। क्लियर?
साइकोलॉजी होती है ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना। अब स्पोर्ट्स में क्या इसका रोल होता है बेटा, जैसे कुछ समय बाद आदमी प्रेशराइज हो जाता है कि मुझे तो फर्स्ट ही आना है, फर्स्ट ही आना है, फर्स्ट ही आना है, मैं फर्स्ट आता रहा हूँ तो मुझे फर्स्ट आना चाहिए। उस समय उसको एक अच्छे साइकिस्ट की जरूरत होती है, वो उसे बताता है कि नहीं, आप अपना नॉर्मल गेम खेलिए, आप हार जीत की तरफ मत देखिए। अगर हम हार जीत का पैरामीटर गेम से पहले ही फिक्स कर लेंगे तो वी कुड नॉट अचीव आवर टारगेट, हम कभी भी अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते। हाँ, हमें ये है कि हमें ये रेस इतने टाइम में कंप्लीट करनी है, पर हम उसका अननेसेसरी प्रेशर बना ले अपने माइंड पे कि नहीं, हमको इस तरह खेलना है, इस तरह खेलना है, ये करना है, वो करना है, दैट्स इट, इट्स अ रॉन्ग, ऑल द पॉइंट्स आर रॉन्ग। केवल हमें अपना परफॉर्मेंस करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो ये एक साइकिस्ट बताता है एक साइकोलॉजिकल फैक्टर को। तो अब आप याद रखेंगे इस चीज को कि व्हाट इज द साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब हम इसके बाद अपने टॉपिक पर आते हैं बेटा जी, जो है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी वर्ड ग्रीक भाषा में पर्सोना, इसका मतलब होता है मुखौटा, से मिलके बना है पर्सोना। ग्रीक भाषा लैटिन भाषा का एक वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है जिसका वर्ड होता है पर्सोना। पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। मुखौटा यानी मास्क, जिसको हम मास्क कहा जाता है, कि हम अपने चेहरे पे एक मास्क लगा लेते हैं, हम अपने चेहरे पे एक मास्क लगा लेते हैं, तो उससे हमारी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है? नहीं। देखिए, हमने अपने चेहरे पे लगा दिया बहुत सुंदर अच्छा सा मास्क, तो हम बहुत अच्छे हो गए? उसने केवल बताने की कोशिश की है ये वर्ड पर्सोना से मिलके बना है, पर मास्क लगाने का ये मतलब नहीं है कि हमने बहुत खूबसूरत मास्क लगा लिया तो हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो गई। उसने पर्सनैलिटी को बताया कि मुखौटा जिस तरह का हम लगा के रखते हैं अपने फेस पे, किस तरह का हम बिहेव शो करते हैं। बेटा आप देखेंगे कि हमारी जो एक्टिविटीज हैं रेगुलर, हमारा बोलने का तरीका, स्टैंडिंग और वॉकिंग स्टाइल जो होता है, ये हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, ये हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सपोज करो 4 टीचर मास्क लगा के आपके सामने आते हैं इन फ्रंट ऑफ यू, दे कवर देयर फेस थ्रू द मास्क, और उसके बाद वो आपके पास आते हैं, बट यू कैन जज दैट टाइम कि दिस इज अ विजय सर। आप उस मुखौटे को पीछे से भी, जब वो पढ़ाने चालू करेंगे या मैं पढ़ाना चालू करूंगा उन 5 में से, तो आप जज कर सकते हैं। क्यों? मेरा पढ़ाने का स्टाइल, बताने का, समझाने का, और सबका डिफरेंट होता है। तो मार्क्स तो मैंने कवर कर लिया, बट फाइनल यू कैन आइडेंटिफाई टू मी थ्रू माई बिहेवियर। मेरे बिहेव के तरीके से आप मुझे जज कर लोगे। ठीक है? तो ये पर्सनैलिटी होती है। इसके अलावा पर्सनैलिटी की कुछ और डेफिनेशंस हैं, जैसे कि हमारा एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर, इन सब का मिक्सचर होता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होता है? सबका मिक्सचर होता है। या फिर हम बात करें कि पर्सनैलिटी क्या है, तो वो बताते हैं कि हमारी जो हरकतें होती है, मतलब यही है बिहेवियर, हरकतें, कि हमारी हरकतें, हमारा जो फिजिकल डाटा है, हमारा जो मेंटल डाटा है, उसका कलेक्शन जो होता है सारा, वो हमारी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करता है। एक डेफिनेशन ये भी है। पर्सनैलिटी ये बताती है कि हम किस तरह के व्यक्तित्व हैं, हमारा किस तरह का व्यक्तित्व है। तो ये सब चीजें डिफाइन करती है पर्सनैलिटी को। आगे है डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। आयाम, डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। डायमेंशंस होते हैं बेटा आयाम, कि कौन कौन सी चीजें मिलके हमारे को, हमारी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाती है।
कौन कौन सी चीजें हमारी जो पर्सनैलिटी होती है उसको इम्प्रूव करने में या उसको डेवलप करने में हेल्प करती हैं। यस, तो ये जनरली 4 चीजें होती हैं। 4 चीजों के बारे में आपको बताया गया है। 4 डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है आयाम। आयाम कौन कौन से आयाम हैं पर्सनैलिटी के? पहला आयाम है फिजिकली। सेकंड मेंटल। थर्ड सोशल। फोर्थ इमोशनल। है केवल मैंने ये डायमेंशंस बता दिए हैं। पहला होता है फिजिकल डायमेंशंस। कौन सा होता है बच्चों? फिजिकल डायमेंशन। हमारी पर्सनैलिटी को तैयार करने में कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो 4 चीज बताई गई हैं आपके चैप्टर में। पहली है फिजिकल, दूसरी है मेंटल, तीसरी है सोशल और फोर्थ है इमोशनल। पहला फिजिकल डायमेंशन, चलिए मैं लिखता रहता हूं इसके सामने। डायमेंशन, 4 डायमेंशंस बताए गए हैं फिजिकली। मैं फिजिकली को एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम किसी की पर्सनैलिटी को जज करने का हमारे पास सबसे बेटर ऑप्शन क्या होता है? सबसे पहले जो दिखाई देता है वो क्या होता है किसी की पर्सनैलिटी को जज करने का तरीका? वो होता है बेटा फिजिकली स्ट्रक्चर। फिजिकली स्ट्रक्चर किसी का भी हम उसके फिजिकली स्ट्रक्चर को देखकर उसकी पर्सनैलिटी का अनुमान लगा सकते हैं, किसी को दूर से देख के। क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा हाइट का, हेल्दी, हम ये कहेंगे वेरी नाइस पर्सन, दूर से देख के, ठीक है। छोटी हाइट वालों को अमूमन निगलेक्ट कर दिया जाता है। बहुत छोटे पतले जो लोग होते हैं उनको निगलेक्ट कर दिया जाता है। उसमें बीएमआई भी कैलकुलेट होती है। अच्छी बीएमआई का पर्सन कुल मिला के ये होती है, जो नॉर्मल बीएमआई होती है उसका पर्सन पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छा होता है। दूसरा फेस लुक, ठीक है, फिगर, जो शरीर का, जैसे आंखें हैं, प्रॉपर नाक, ये सब चीजें अच्छे से देखते हैं हम पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, पर्सनैलिटी डायमेंशन देखने में। हमने बता दिया कि अच्छी आंखें हैं, मोटी मोटी आंखें कौन है, प्रॉपर सब कुछ हमने देखा। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको जो टारगेट किया उसकी पर्सनैलिटी को जज करने का, वो हमने बताया फिजिकली डायमेंशन देख के, उसका फिजिकली स्ट्रक्चर को देख के हमने बता दिया कि ये पर्सन इस टाइप का बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। आपकी एज, टीनेजर एज में हम जो क्राइटेरिया फिक्स करते हैं वो जनरली फिजिकली होता है। हम किसी को जज करते हैं तो फिजिकली स्ट्रक्चर के ऊपर ही फिक्स कर देते हैं। पर जैसे जैसे हम मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, मैं भी मैच्योरिटी की तरफ जाऊंगा, तो मेरे लिए अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजिकली उसका स्ट्रक्चर को देख के, दूसरा होता है मेंटली। अब एक पर्सन बहुत अच्छा हेल्दी है, स्ट्रांग है, अच्छा देखने में लुक वाइज है, और आपके पास आके कुछ उल्टी सीधी ऐसी बातें करते हैं बेकार सी, तब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे भैया ये तो सारी पर्सनैलिटी की इसने बर्बाद कर दी। क्योंकि हमने पहले फर्स्ट लुक में उसके लिए एक इंप्रेशन बनाया था कि ये पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमने उसका फिजिकल डायमेंशन देखा था, और नेक्स्ट उसका जब मेंटली डायमेंशन देखा, हमने उसके दिमागी तौर पे उसको देखा। अगर मैंने पढ़ाया डिसऑर्डर 5 डिसऑर्डर है, उनमें से कोई भी एक डिसऑर्डर उसके पास निकला, तो आप कहोगे भैया ये तो पूरी पर्सनैलिटी इसकी खराब हो गई। तो वहां पे हमने जज किया उसके मेंटल डायमेंशन को। देखिए, जो हम एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी बनाते हैं, अगर देखिए पर्सनैलिटी, हाइट छोटी है कोई बात नहीं, फेस वाइज भी ज्यादा स्मार्ट नहीं है, और मेंटली वो आईपीएस है, आईएएस है, कोई अच्छा पोस्ट का पर्सन है, आईएएस है, अच्छा, तो आप कहोगे भाई क्या पर्सनैलिटी है, क्योंकि हमने उसका जो क्राइटेरिया फिक्स किया उसमें क्या करा,
मेंटल डायमेंशन फिक्स किया हमने उसका। उसने बहुत ज्यादा अच्छा मेंटल को अपने को डेवलप कर रखा था, बहुत ज्यादा एजुकेटेड था, तो वो भी उसकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है। फिजिकल स्ट्रक्चर बेशक थोड़ा ऊपर नीचे हो चलेगा, पर जो उसका उस समय पे करेगा वो उसका मेंटल डायमेंशन करेगा। आपके सामने उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी बनेगी। सपोज चलो मैं एक अपना ही एग्जांपल सेट करता हूँ। एक अच्छा टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, फेस वाइज बहुत अच्छा है, हेल्दी और लंबा है, आप कहते हो सब, पर उसको पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है। पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं है, उसको आप जो समझाते हो वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। देन एक छोटी हाइट का है, कोई भी कैसा भी है, पर उसका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे तरीके से इजीली आपको समझ में आता है। दैट टाइम आपके लिए उनकी डायमेंशन क्या बनेगी पर्सनैलिटी के लिए? आप कहोगे ये बहुत अच्छे हैं सर। तो आपने उनके मेंटली डायमेंशन को चेक करने के बाद उनकी पर्सनैलिटी को जज किया। ये होता है बेटा मेंटल डायमेंशन। तीसरा सोशल डायमेंशन। किसी भी व्यक्ति की इमेज को बनाने के लिए तीसरा डायमेंशन होता है सोशल डायमेंशन। किसी की व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। उसके या तो फिजिकल स्ट्रक्चर को देखकर या फिर उसके मेंटल डायमेंशन को देखकर हम सोसाइटी में उसकी एक इमेज क्रिएट करते हैं, एक अच्छी और एक खराब। वो आपकी फिजिकली हो सकती है एज वेल एज मेंटल भी हो सकती है। हम उसके इमेज को एक बनाते हैं, एक इमेज बनाते हैं उसकी सोसाइटी में। तो सोसाइटी हेल्प करती है किसी को पॉजिटिव और नेगेटिव ले जाने में। जब हम आप बेशक उसकी हाइट कम है बंदे की, पर सोसाइटी उसको फेवर कर रही है कि ठीक है मेंटली तो अच्छा है, तो वो अपनी इंप्रूवमेंट कर देगा। शरीर में क्या है, हाइट कम है तो उसको तो बढ़ा नहीं सकता, पर मेंटल डायमेंशन उसका बहुत अच्छा है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी होगी वो पॉजिटिव में ले जाएगा। उसको कोई भी तरह का डिसऑर्डर आप नहीं लाने देंगे थ्रू द सोसाइटी पर्सन। सोसाइटी के आप एक पर्सन है, बेशक हाइट कम है, पर उसको हम हर समय ये बोले कि नहीं आप ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं आपके साथ, बहुत अच्छा, तो वो अपने आप को एक पॉजिटिव पॉइंट में रखेगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप बहुत ही देखते हैं आप कि बहुत स्मार्ट और टॉल पर्सन होता है, पर उसको भी अगर हर समय ये बोला जाए कि आप में ये कमी है, ये कमी है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, जैसे कि सोसाइटी में, ऑफिस में, घर में प्रॉब्लम जैसे कुछ भी हो सकती है, उसको एक ही पॉइंट पे बार बार प्रेशराइज किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो कहीं ना कहीं डाउन होने लगती है। अगर वो फिजिकली स्ट्रक्चर वाइज ठीक है तो मेंटली में उसको प्रॉब्लम होने लगी। तो जब मेंटली प्रॉब्लम होने लगी तो ऑटोमेटिकली उसकी जो है पूरी पर्सनैलिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो ये सोसाइटी रोल प्ले करती है। लास्ट है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन क्या होता है बेटा? इमोशनल का मतलब होता है भाव। हमारी जो फीलिंग होती है वो, उसको लेकर हमने एक डायमेंशन क्राइटेरिया बनाया है। आपने लास्ट टाइम 11th के अंदर पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडीज या क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन्स, टेस्ट एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर से। तो वहां आपने पढ़े होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग, जैसे सैकनिक, सैगनुक, मैकनिक्स, ठीक है, एथनिक्स, एथलेटिक्स, इस तरह के लोगों को आपने पढ़ा होगा, या एंडोमर्फी, एक्टोमर्फी, ठीक है, या एक्टोमर्फी, इस तरह के लोगों का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। जिसकी पर्सनैलिटी, जैसे एक्टोमर्फी की बात करें तो बहुत ज्यादा लंबा होता है वो पर्सन, वो क्या होता है सोसाइटी से अलग रहता है, बहुत ज्यादा पतले होते हैं ये, इस तरह का क्लासिफिकेशन आपको लास्ट ईयर पढ़ाया गया था टेस्ट एंड मेजरमेंट में, उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के। पर यहाँ बॉडी स्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है बेटा, यहाँ बात हो रही है इमोशनल डायमेंशंस की। एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को हम इमोशनली कैसे जज कर सकते हैं? वो जो भी पर्सन अपने इमोशंस पे जितना ज्यादा कंट्रोल करता है, जितना ज्यादा कंट्रोल करता है, वो उतना ही एक अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक बन सकता है अपने इमोशंस पे। इसके बहुत सारे स्पोर्ट्स में मैं एग्जांपल देना चाहूँ
तो सबसे पहले आज क्रिकेट का नाम देते हैं हम। तो क्रिकेट में विराट कोहली आप देखते हैं कि जहां तक बताया था उस समय वो 17 साल का था जिस समय उसके फादर एक्सपायर हुए और उसके फादर की डेड बॉडी घर में रखी हुई थी। और उसके बाद उसके पास दो ऑप्शन थे, वो अपनी टीम के लिए खेले या अपने फादर के साथ जाए। तो उसने अपनी टीम के साथ क्रिकेट खेलना पसंद नहीं किया बेटा, उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। और देखिए आज वो कितना बड़ा आदमी हो गया, क्योंकि उसने अपने इमोशंस को सप्रेस किया, दबा दिया, क्योंकि उसे एक अच्छे पर्सनैलिटी का मालिक बनना था। तो उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा, कंट्रोल करना सीखा। ऐसा नहीं है हमेशा सप्रेस नहीं किए जाते इमोशंस, दबाए नहीं जाते, दबाए भी बताए भी जाते हैं, पर कंट्रोल करना मेन चीज होती है। तो उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। जब उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया तो आज देख सकते हैं आप कितनी बड़ी पर्सनैलिटी का वो मालिक है। धोनी, MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी आपने सबने देखी होगी, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा वो एक प्लेटफॉर्म पे धोनी जो था वो टीसी बन गया था। वो अगर अपने इमोशंस को ये कहता कि भाई मेरे पास तो गवर्नमेंट जॉब है, मुझे तो कुछ नहीं करना, ठीक है, पर उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया, उसने उसके लिए जॉब को सैक्रिफाइस किया। और जॉब को सैक्रिफाइस करने के बाद फिर क्रिकेट के लिए देखिए आज कहां पहुंच गया। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। अब मैं आपके साथ एक छोटा सा शेयर करना चाहूंगा कि आपके रिगार्डिंग आपकी क्लास में मैं बताता हूँ 10 तक आप बहुत सारे फ्रेंड थे, वो साथ पढ़ते थे, सभी साथ पढ़ते थे। इमोशनल डायमेंशंस की मैं बात करूं तो वो सब साथ पढ़ते थे, आप बहुत सारे फ्रेंड थे, पर कुछ ने कॉमर्स चूज की, किसी ने बायो और किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCM किसी ने PCB और किसी ने कॉमर्स, किसी ने ह्यूमैनिटीज फिक्स करी अपने लिए, ठीक है। क्योंकि हम अपने अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते थे, चूज करके जा सकते थे। अब ये नहीं है, इमोशंस का मतलब ये नहीं था इमोशनली इतना वीक हो जाना कि मेरे पे साइंस चल नहीं रही, मेरे फ्रेंड ने साइंस लिया तो मुझे भी साइंस लेनी है। वहां इमोशनल डायमेंशन देखा जाएगा। इमोशंस में नहीं आना है बेटा, हमें अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज का पता था, हम उस पर गए। अगर हम इमोशंस के अंदर आते तो वी कैन चूज द रॉन्ग स्ट्रीम। वहां पर हम गलत स्ट्रीम को चूज कर सकते थे, गलत स्ट्रीम चूज कर सकते थे। सपोज करो मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में था, अब मैंने फ्रेंड के चक्कर में आके क्या करा, बायो ले ली, सॉरी कॉमर्स ले ली, फिर मैं ना कॉमर्स करा ना बायो करा, मैं तो स्पॉल हो गया। तो वहां पे कंट्रोल करना होता है हमें अपने इमोशंस को। अब हम बात करें तो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। चार टाइप की पर्सनैलिटी होती है बेटा, हमने पर्सनैलिटी को चार टाइप में बांट दिया है। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। चार तरह के लोगों को हमने डिवाइड किया है। अगर हम पर्सनैलिटी की बात करेंगे तो वहां कंफर्म करेंगे पर्सनैलिटी कितने तरह की होती है अकॉर्डिंग आवर बुक्स। और बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारी पर्सनैलिटी को अलग अलग तरह से डिफाइन किया है, जैसे एंडोवर, वेक्टोमर, वो भी किया हुआ है, शेल्डन ने किया, क्रेस्टमर ने किया, हिपोक्रेट्स ने किया। बट जो आपके सिलेबस में है, जो आपको बतानी है साइकोलॉजी के अंदर, वो चार तरह की है। केवल साइकोलॉजिकल तरीके पे उसको चार तरह से डिफाइन किया गया है। टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी। सबसे पहले टाइप ए की बात करेंगे। इस टाइप के लोग बहुत ज्यादा हीट और हरी में रहते हैं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं। जिन लोगों को हमेशा वो टाइम के साथ सफर करते हैं, उनको हर काम टाइम से पहले करना होता है, बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, अपने जो एंगर होता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो अपने अंदर के जो गुस्सा है उनके अंदर, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते और छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। ये ए टाइप के लोगों के सिंबल्स होता है, ठीक है। ए टाइप के लोगों की परेशानी होती है।
टाइप बी, टाइप बी के लोग जो होते हैं बेटा, ये लाइफ में एक कैटेगरी ऐसी मानी गई है जो एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं। ये इनके अंदर सेटिस्फैक्शन होता है, ये ज्यादा ऐसा नहीं है कि एम्बिशियस नहीं होते, एम्बिशियस भी होते हैं, पर जिंदगी में जो मिल गया उसके साथ हैप्पी रहते हैं, उसके साथ खुश रहते हैं। इनको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होती लाइफ से कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे हर तरह का सुख मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, लग्जरीनेस मिल जाए। नहीं, इनको जितना मिल गया उसके अंदर सेटिस्फैक्शन होता है, इसलिए अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जीते हैं। टाइप बी सबसे सक्सेसफुल होती है। टाइप सी के लोग क्या होते हैं बेटा, ये अपने इमोशंस को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। ठीक है, अपने इमोशंस को दबा देते हैं, मेंटली वीक होते हैं, किसी से कम बात करना पसंद करते हैं। ठीक है, और ऐसे लोगों को ज्यादातर कैंसर की बीमारी होने का खतरा रहता है। कैंसर की बीमारी होने का खतरा ऐसे लोगों को रहता है, क्योंकि ये अपने जो इमोशंस होते हैं उसको सब दबा लेते हैं और कभी भी ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, कम ही पसंद करते हैं। और डी सबसे जो बेकार कैटेगरी बताई गई है वो डी बताई गई है। इसमें क्या होता है कि पर्सन कभी अपने इमोशंस को बताता ही नहीं किसी दूसरे के सामने, कि वो उसको नकार देगा। वो पहले से माइंड बनाता है कि मैं कुछ कहूंगा तो अगला वाला मना कर देगा, तो ये हमेशा एक अपनी टेंशन में जीते हैं, अच्छा सुखी जीवन कभी नहीं जी पाते, कभी भी अपने आप को हैप्पी नहीं रख पाते। बी कैटेगरी, और ये बहुत जल्दी, कभी कभी बहुत जल्दी डेथ हो जाती है ऐसे लोगों की। इनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है और बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ये खत्म हो जाते हैं, मतलब ये एक्सपायर हो जाते हैं बहुत जल्दी अपनी एज से पहले ही, और ये कभी भी एक सुखी जीवन नहीं जी पाते। ये 4 कैटेगरी है और